बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेला जाए उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 आखिरी मराहिल में चल रही है और कल बड़ा ज़बरदस्त मैच है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने जो है 12 रन से कामयाबी हासिल की। कल के मैच के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं जमील अहमद साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ साथ मौजूद है आरिफ वहीद खान साहब है, ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। कल के मैच पे जमील साहब के पास आते हैं। सबसे पहले जमील भाई क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से, जिस तरह एक अच्छा टोटल अगर कहें तो सेट कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने जो है बॉलिंग में दिफा किया अपने टोटल का, तो कैसा लगा कल के मैच में आपको? देखें, जो मैचेस जो है ना रावलपिंडी में हो रहे थे ना, उससे अक्सर जो है ना मुख्तलिफ मैच हुआ है। अब जो जितने ही मैच हुए हैं, आपको शायद याद होगा कि जो प्लेऑफ का जो आखिरी मैच खेला था इस्लामाबाद ने, जो वो शायद 13 रन से हार गया था, उस वक्त हमने ये बात कही थी कि इसको बहुत नुकसान देगा। ये जो है ना, ये इसको शायद सीरियस नहीं खेले इस मैच को, क्योंकि प्लेऑफ में तो ये आ ही जाएंगे, लेकिन ये जो आएंगे तीसरे चौथे नंबर पे, तो इनको फिर मुल्तान सुल्तान जो है ना, फिर वो दूसरे नंबर, वरना इनके अगर ये जीतते तो ये दूसरे नंबर पे आ सकते थे इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन बहरहाल तो ये जब अब यहाँ पर जितने भी लोग थे, देखिए इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अगर आप देखते हैं ना, तो हमने ये देखा है कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग इतनी कोई मतलब कारगर नहीं हुई। इन्होंने मुख्तलिफ तब्दीलियां की, खुर्रम शहजाद को भी खिलाया, अरशद इकबाल को भी खिलाया, समझा ना, और इस तरह की चेंजेस करते रहे। लेकिन कल जिस तरह की मतलब ये कि बॉलिंग देखने को मिली है, क्या कहते हैं, पेशावर ज़ल्मी की, मैं समझता हूँ इस पूरे टूर्नामेंट में शायद ऐसी बॉलिंग जो है ना इनके बॉलर्स ने नहीं की। देखिए एक ऐसा टोटल 183 रन किए, 184 का टोटल ऐसा टोटल था कि जो मैं समझता हूं कि जैसी उनकी बैटिंग पावर हाउस है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो लग रहा था कि शायद जो है वो मतलब ये कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। और फिर ऐसा भी एक वक्त आया कि मतलब पहली विकेट तो इनकी जल्दी गिर गई 13 रन पे। फिर जिस अंदाज में जो शोएब मकसूद जो कि दूसरा मैच खेल रहे थे अपना, और उसके साथ जो है ना एलेक्स हेल्थ ने मिलकर जो पार्टनरशिप लगाई 115 रन की दूसरी विकेट की, तो ये स्कोर को 128 तक जो है ना वो ले गए। अब लग रहा था कि शायद इनके लिए जो है ना ये आसान हो गया है, क्योंकि अगर आप देखते हैं 6 ओवर के अंदर 56 रन जो है ना कुछ भी नहीं होते हैं। मतलब इस क्रिकेट जहां हमने देखा 6 ओवर में 56 रन चाहिए थे और उनकी 9 विकेटें बाकी थी। और उसके बाद जो स्पेल आके इन्होंने किया है, अजमतुल्लाह उमर जई को ले लें या आप आमिर जमाल को ले लें, सलमान इरशाद को ले लें, मतलब जितने भी बॉलर हैं, मतलब तीनों बॉलरों ने जो ना बड़ी उसके साथ साथ जबरदस्त, जमीन साहब फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त लास्ट टाइम में हमने देखा है कि पेशावर ज़ल्मी ने की है। हाँ इसमें तो कोई शक नहीं है ना। फील्डिंग तो मतलब पेशावर ज़ल्मी कल मतलब सिवाय एक कैच जो कि साइम अयूब से गिरा, उसके अलावा तो टोटल मतलब बहुत जबरदस्त किस्म की उन्होंने वो की है। देखिए हुआ इस पूरे मैच का अगर हम तजिया करें ना, तो इसके अंदर शुरू के 10 ओवर में तो रन बने हैं। मिसाल के तौर पर जिस वक्त जब पेशावर बैटिंग कर रही थी, तो 10 ओवर के अंदर उन्होंने 109 रन बना लिए थे और दो खिलाड़ी आउट थे। तो लग ये रहा था कि एक बड़ा टोटल जो है सेट करने जा रहे हैं, मतलब 220 225 का। लेकिन उसके बाद जो आखिर के 10 ओवर हैं, उसमें सिर्फ 74 रन ये मतलब ये कि बना सके। और जो है मतलब, तो इसका मतलब है कि यानी कि जो गेंद पुरानी हो गई, तो उस पर रन करना जो है ना इतना आसान नहीं हो रहा था कल। इसी तरह जब दूसरी इनिंग इनकी आई, तो इन्होंने जब क्या कहते हैं खेलना शुरू किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, तो 10 ओवर में 96 रन थे इनके। तो मतलब लग रहा था कि कोई इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन आसानी से मतलब हो जाएगा। लेकिन फिर आखिर के 10 ओवर में जो है ना टोटल ये 75 रन कर सके, और ये उस टोटल 12 रन के फर्क से ये जो बिल्कुल 12 रन के फर्क से कल का मैच वो हार गए इस्लामाबाद है। अरे भाई क्या कहेंगे, इस्लामाबाद कल के मैच में तो शिकस्त खा गई, लेकिन हम देखते हैं कि जिस मैच में आजम खान रन नहीं कर रहे हैं, इस्लामाबाद की बैटिंग उस मैच में बड़ा टारगेट चेज करने में नाकाम नजर आती है। क्या सिर्फ आजम खान ही एज ए बैटर जिस किस्म की वो हार्ड हिटिंग करते नजर आए पूरे टूर्नामेंट के अंदर, तो उन पर बेस करती नजर आ रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम? बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब। बेस तो चूंकि आज़म खान की कारकर्दगी बीपीएल से ही चल रही थी, तो काफ़ी उन्होंने इस्लामाबाद ने उन पर आज़म खान पर निसार किया, और उसकी वजह देखी भी कि हमें शुरू के 1-2 मैचों में आज़म खान ने परफॉर्म भी किया। उस परफॉर्मेंस की वजह से इस्लामाबाद मैच जीते भी। और अगर कल का देखा, मगर ये चीज़ होनी नहीं चाहिए कि T20 क्रिकेट ऐसी है कि जिसके अंदर 1-2 प्लेयर्स के ऊपर निसार नहीं किया जाता। ये ऐसी क्रिकेट है कि जिसके अंदर
बहुत सारे आपके पास मैच विनर होने चाहिए और हर मैच में अगर आजम खान फिट भी होते तो हर मैच में आजम खान नहीं चल सकते थे। तो उसके बाद जो है उनके ऑल्टरनेट होने चाहिए, जिसके पास ज़्यादा बेहतर अच्छे ऑल्टरनेट होंगे तो वो टीम ज़्यादा सर्वाइव करेगी। ऐसे कल के मैच के अंदर भी नज़र आया। लेकिन इस्लामाबाद की अगर बेंच स्टैंड भी देख लें तो बड़ी मजबूत थी आरिफ भाई। जी हाँ, बिल्कुल बेंच स्ट्रेंथ है और काफ़ी उनके पास पावर हिटर्स हैं जिसके में, मगर ये कि देखा नहीं गया कि वो उसके तरीके से वो खेल पाए जिस तरीके से कल हुआ। मगर कल जो है अगर बॉलिंग का जो अगर देखें तो इसके अंदर जो है सेकंड हाफ का मैं जिस तरह जमील भाई ने तजिया किया उसके अंदर ये नज़र आया कि टेक्निकली कि गेंद जब पुरानी हुई तो दोनों टीमों को प्रॉब्लम हुई। जब इस्लामाबाद भी खेल रही थी सारा उसके अंदर तो हमने देखा कि शॉर की टीम जो है सारी उसके अंदर आखिरी 10 ओवर्स में जो है दोनों टीमों को मुश्किलात हुई है रन करने में। 15 से अगर 18 ओवर देखें तो उसके अंदर 5 ओवर के अंदर सिर्फ 24 रन बने, वरना एक वक्त ऐसा लग रहा था स्कोर के 200 से ऊपर चले जाएगा। मगर 15 से 18 ऐसे ही जब रिवर्स स्विंग शुरू हुई दोबारा जब इस्लामाबाद की बैटिंग आई तो उस वक्त देखा कि आपने कितना अच्छा यॉर्कर्स का आमिर जमाल ने इस्तेमाल किया, सलमान इरशाद ने। तो कल जो है पूरे टूर्नामेंट में देखें तो सबसे बेहतरीन यॉर्कर्स कल नजर आई हैं, जो कि एक T20 का खासा होता है कि जो बेहतरीन जो यॉर्कर्स करेगा वो अपने आप को बॉलर्स बचा पाएगा। तो ये कल मैं समझता हूँ कि पूरा क्रेडिट देना चाहिए। मगर एक अगर चीज़ देखें जिसको हम लोगों ने नोट नहीं किया कि इस्लामाबाद की टीम ने 18 रन एक्स्ट्रास दे दिए। किसी भी टीम के अंदर किसी भी T20 के अंदर 18 रन एक्स्ट्रा देना ये टू मच, बहुत ज़्यादा हाई है। 5-6 रन तो होते हुए नजर आए हैं और डिसिप्लिन बॉलिंग नजर आती है। हमारी PSL जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो मशहूर होती है उसकी वजह ये होती है कि हम कहते हैं कि हमारी बॉलिंग सबसे अच्छी है, बॉलिंग सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन है। मगर इन मैचों के अंदर और ख़ासतौर पे जब ये मैचेस रावलपिंडी चले गए तो वहाँ जाके तो हमारा बॉलिंग का मियार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और ओवरऑल देखें टोटल अगर उसको उठाएंगे तो इस वक्त दुनिया में जितनी भी लीग्स चल रही हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रन रेट इस दफ़ा नज़र आया PSL के अंदर 9.1 है। ये बॉलिंग का म्यार नज़र आया सारा इसके अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बॉलिंग का म्यार मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा काफ़ी कम हुआ है। बिल्कुल बॉलिंग की बात हो रही है थोड़ी सी अरशाद जमाल के हवाले से और फिर आमिर जमाल के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। जिस तरह उन्होंने कल की बॉलिंग की है, कैसा देख रहे हैं इन दोनों बॉलर को? गो के अब तो टीम का ऐलान हो चुका लेकिन लास्ट मरहले पर उन्होंने एक और स्टैंडिंग बॉलिंग का मुजाहरा किया है कल। देखिए ये अजमतुल्ला उमर सही जो अफगानिस्तान से जिनका ताल्लुक है उन्होंने और क्या कहते हैं आमिर जमाल ने, सलमान इरशाद ने, तीनों ने मतलब इन्होंने बेबस करके हराया है। मतलब एक तो होता है ना, देखें इनकी ये 171 रन पे पहुंचे हैं और 6 विकेटें इनकी गिरी। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी टीम आउट हो गई 17 फला ओवर में या 19 ऐसा नहीं हुआ। 20 ओवर पूरे खेले, एक तरह की जिसे कहते हैं ना बेबसी। मैंने बहुत कम जो है ना मतलब यानी T20 के अंदर और खासतौर पर इस सीजन में अगर आप ले लें तो मैंने बहुत कम ऐसा देखा है कि डेथ ओवर के अंदर जाके ना और इस तरह की जो बॉलिंग है कि मतलब बेबस कर दिया है कि 56 रन चाहिए 6 ओवर के अंदर और 56 रन ना बनाने दिए। मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जबरदस्त तरीके की मतलब ये कि बॉलिंग करेंगे कि आखिर के 6 ओवर में सिर्फ 44 रन इन्होंने जो है ना मतलब बनाने दिए। तो मैं समझता हूं कि सारा क्रेडिट जो है इस जीत का वो इन बॉलर्स को जाता है। देखिए जो काम बाबर ने करना था ना वो कर दिया। 64 रन मैं कहता हूं बाबर ने जो 39 गेंदों पर 64 रन की जो इनिंग खेली है वो काबिले दीद थी, बहुत शानदार उसने वो खेली है। अच्छा, बाबर बड़ी तनकीद होती है, 179 के स्ट्राइक रेट से कल खेलते दिखाई दिए, क्या कहेंगे जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं स्ट्राइक रेट पे बड़ी बातें होती हैं उनकी। अगर आप बैट्समैन हैं तो अपने बल्ले से जवाब दें, बॉलर है तो फिर अपनी बॉलिंग से। तो बाबर ने मैं समझता हूं कि अपने बल्ले से जवाब दिया है और बहुत देखिए ऐसी जो पिचेस होती है ना जहां पर गेंद सीम भी हो रहा हो, स्विंग भी हो रहा हो ना, या तो इस तरह पे टेक्निकली साउंड प्लेयर जो होता है ना वो ही मतलब चलता है। देखिए वो मतलब एक तो ये 39 गेंदों पे 64 रन बना के स्ट्राइक रेट उनका मतलब ये कि आपने देख लिया। दूसरा ये है कि जो यहां पर जो है ना एक छोटी छोटी जो इनिंग होती है ना, मिसाल के तौर पर 17 गेंदों पे 34 रन जो है ना हारिस ने बनाए। ये जो इनिंग होती है ना ये बड़ी जबरदस्त इनिंग हो, मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से तो एक टोटल जो सेट कर दिया आखिर में, हालांकि रन नहीं बने लेकिन फिर भी 183 का टोटल उन्होंने सेट कर दिया। इसी तरह नीचे से जो पार्टनरशिप लगी, इनकी एक पार्टनरशिप लगी, बाकी कोई नहीं है। मतलब इन्होंने वो आखिर तक खेलता रहा ना शादाब, उसने पूरी मैं कहता हूं मज़ाहमत की 12 गेंदों में 26 रन बनाए। लेकिन जितने भी आपके देखें मैं समझता हूं कि मुझे थोड़ा सा जो इसमें लगा है ना मैच के अंदर, मुझे ये लगा है कि आपने पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो है ना आप मनरो को वो कराते रहे 3 नंबर के ऊपर। अहम मैच के अंदर जो आपने किया है ना, आप जो शोएब मकसूद ने रन कर दिए 60 रन में, ये नहीं कहता हूं, लेकिन आपने उसको जो जिस स्ट्राइक से मनरो खेलता है ना, शोएब मकसूद उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेले। 46 गेंदों में 60 रन किए हैं। जो मेरी बात है उसको जरा समझिएगा।
मनरो को आपने फिर 4 नंबर पे भी नहीं भेजा, आपने आजम खान को भेज दिया। अब मनरो जो है ना, चाहे न्यूजीलैंड से खेल रहे हो या दुनिया की कोई भी लीग खेल रहे हो, वो ओपन करते हैं या 3 नंबर, ज्यादातर वो ओपन ही करते हैं। अब उसको ला ये इनके ऐसे लग रहा है कि पैनिक बटन दब गया है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, रन बन रहे थे, सारी चीजें थी। तो मैं ये समझता हूं कि ये गलती जरूर हुई है। इस गलती का खमियाजा भुगता है उन्होंने। शोएब मकसूद को 4 पे ले आते हो, 3 पे मनरो जितनी देर भी खेलता ना, वो आपका जो रन रेट था वो बहुत सेट करके चला जाता। फिर आने वाले और पूरे टूर्नामेंट में यही हुआ है कि आप इतना वो करके चला गया कि आजम ने आके सेट हो गए, बाद में हिट आउट करके और मैचेस इनको जितवा दिए। लेकिन जब वो मनरो नहीं चला, आप देखें मनरो जो है, मतलब कल ऐसा लग रहा था बेबस था, क्योंकि जब पुराना गेंद हो गया ना, उसके बाद तो किसी से भी नहीं खेला जा रहा था। और अगर ये ऊपर होता और शुरू के अंदर खेलता, तो जिस स्ट्राइक रेट से मैं समझता हूं कि शोएब मकसूद ने खेला है, ये उससे ज्यादा बेहतर खेलता तो मैच इनके लिए आसान हो जाता। मैच आसान हो जाए। अरे भाई ये क्या कहेंगे, जिस तरह मनरो के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर हम देखें तो ये जब टीम सेलेक्ट और जिस किस्म के रन रेट अगर हम चाहिए होते हैं, तो उस वक्त तो ज़्यादा कप्तान इस चीज़ को देख रहे होते हैं ऊपर और नीचे नंबरों पर। लेकिन कल हमने देखा कि जहाँ पर ज़रूरत थी उनकी, वहाँ पर शोएब मकसूद को भेज दिया गया। देखिए जिस किस्म की ये विकेट्स थी, यहाँ पर विकेटों का बड़ा फर्क था। ये जिस तरह से रावलपिंडी के विकेट्स पे हमारे जो ओवरसीज साउंड प्लेयर की वजह से तो नहीं भेजा गया शोएब मकसूद को? नहीं, उसकी वजह से नहीं, मगर इन्होंने विकेटों को देखता बस उनको थोड़ा सा सेव किया, क्योंकि उन्हें पता है कि रन जो है बिल्कुल गेंद फंसकर आ रहा है वहाँ पर। और जब गेंद फंसकर आ रहा है तो ये विकेट जो है 160 170 से ज़्यादा की नहीं है ये लाहौर की विकेट। और दूसरे ओवरऑल जितनी भी हम विकेटें देखें तो वहाँ पर 180 रन ही तकरीबन टारगेट हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। रावलपिंडी जो है अगर उसका एवरेज उठाएं तो 200 प्लस आता है सारा। तो ये विकेटों का भी बड़ा फर्क नजर आ रहा है यहाँ पर इसके अंदर हो। तो इसका आप देख लें कि ओवरसीज प्लेयर जितने भी हैं, अगर ये पिंच हिटिंग करने के बाद अगर कोई बहुत बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं तो सारे आपके पूरे अगर टूर्नामेंट में देखें तो ओवरसीज प्लेयर्स आपको नजर आएंगे। पाकिस्तानी किसी प्लेयर्स के अंदर अगर उस्मान खान की इनिंग्स को अगर आप हटा दें तो उसका अंदर देखेंगे पाकिस्तान के किसी प्लेयर्स के अंदर इतनी बड़ी इनिंग्स खेलने की सलाहियत नहीं है जिसके जो रोसो ने खेली, हैज ने खेली, जैसन रॉय ने खेली। और उसके स्टेट्स भी बताते हैं कि अगर आप देख रहे हैं कि टॉप अगर 5 अगर उठाएं जो तेज तरीन 50 है, उसके अंदर भी कोई आपको पाकिस्तानी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टेक्निकली साउंड प्लेयर्स हैं वो क्रिकेट ऊपर आ रही है। बाबर आजम की टीम का फाइनल तक पहुंचना, रिजवान की टीम का बिल्कुल फाइनल तक इस स्टेज तक पहुंचना, इस बात की नमाजी करता है कि जो टेक्निकल साउंड प्लेयर्स हैं वो ऊपर आ रहे हैं और वही अपनी टीमों को ज़्यादा बेहतर जितवाते हैं। बाबर की भी देख लेंगे, कल की इनिंग्स देख लें आप, कितनी नीट एंड क्लीन खेली है। और वो जो है बगैर आप ये पावर हिटिंग के अंदर भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं। आपको ये जान के हैरत होगी कि अगर सारे PSLs के अंदर उठा के देख लें बाबर्स का, तो बाबर ने सबसे ज़्यादा अगर बाउंड्रीज लगाई हैं तो सब बाबर आजम ही है सारे। तो बिदार ये कि अच्छा, बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज लगाई है इस PSL सुपर 8 के अंदर। लेकिन शायद बाबर को सपोर्ट जब से साइम अयूब ओपन करते दिखाई दे रहे हैं, उनको ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल गया है? देखिए साइम अयूब को मैं समझता हूँ कि ज़्यादा रिलीफ मिला कि साइम ने जितनी अच्छी बड़ी इनिंग्स खेली, उनके सामने अगर बाबर थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है यहाँ पर सारा सामने। तो क्योंकि जब इतना सीनियर्स प्लेयर हो, इतना बड़ा वर्ल्ड नंबर 1 अगर आप बैट्समैन सामने हो, तो मैं समझता हूँ कि यंगस्टर के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। और दूसरा ये कि ये एक प्लानिंग का हिस्सा होता है, उनको रिलीफ नहीं मिला। जब एक तरफ से साइम अयूब हिटिंग कर रहे हैं तो फिर एक मैनेजमेंट की पॉलिसी होती है कि आपने फिर इसको गेंद को आगे तक लेके जाना है। और आप देखें कि ये अगर लाहौर में अगर मैच देखें तो वही टीमों के स्कोर बेहतर हुए हैं जिन्होंने समझदारी से मैच खेला, बजाय इसके क्या पावर हिटिंग की या एग्रेसिव खेला, उनके लिए मुश्किल हो गया। रिजवान की भी इनिंग्स देख लें कि किसी मतलब शुरू के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई और शुरू में सबको प्रॉब्लम आ रही है पावर प्ले में यहाँ पर, मगर जो लोग समझदारी से खेल रहे हैं, जो सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं, जो टेक्निकली साउंड तरीके से खेल रहे हैं, अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बजाय इसके पावर हिटिंग। इस्लामाबाद के हारने की वजह भी यही है कि वो एक ही तर्ज की एक ही फॉर्मेट की क्रिकेट खेलती है। जिस तरह इंग्लैंड खेलती है उसी तरह इस्लामाबाद भी खेलती चली आती है। वो सेंसिबल क्रिकेट जो गेम्स के अंदर। लेकिन कल तो बड़ा मैच था। इससे पहले जितने मैचेस हुए हैं उसमें तो हमने देखा कि बहुत से मैचेस के अंदर जो है अगर उनकी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो रही है, लेकिन उसी तर्ज पे वो जो है हार्ड हिटिंग करते नजर आए थे। लेकिन कल थोड़ा सा बड़ा मैच था, थोड़ी सी समझदारी के साथ शायद सादाब या मैनेजमेंट को रखना चाहिए था कल के मैच। बिल्कुल रखनी चाहिए था। और इसके अंदर कल बाबर आजम की कप्तानी भी काफ़ी नजर आई है कि जिस तरीके से उसने शुरू में देखा कि मैच उसके तकरीबन हाथ से निकल रहा था और काफ़ी अगर टाइम अगर देखें, ज़्यादातर अगर टाइम देखें तो इस्लामाबाद डोमिनेट करती रही मैच को, मगर जब जहाँ उन्होंने मैच जीतना था, जहाँ फिनिश करना था, वहाँ पर वो उसको नहीं कर पाया है। तो ये यकीनन जहाँ पेशावर के बॉलर्स का कमाल है तो वहीं इस्लामाबाद की यह था कि उसको मैच को फिनिश नहीं कर पाया। मगर ये कि जो इस आगे आने वाले में जो मैचेस हैं, जितने यहाँ पर ये डू एंड डाई मैचेस हैं, यहाँ पर अब आपको लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी से आपको इनिंग्स को बिल्ड करना पड़ेगा। इनिंग्स को बिल्ड करना पड़ेगा। जिन सब जिस तरह बात हो रही है बाबर आजम के हवाले से, तो बाबर को शायद एडवांटेज है। अब देखते हैं कि साइम अयूब के साथ साथ मोहम्मद हारिस का भी साथ उनको बहुत अच्छा मिल गया है, क्योंकि हारिस मोहम्मद हारिस
भी जो है अब 15-20 बॉलों पे 40-45 रन, 10 बॉलों पे 30-35 रन करके चले जाते हैं। साइम भी इसी किस्म की इनिंग खेलते हैं, बाबर भी अब उसी तर्ज में ढलते दिखाई दे रहे हैं जिस तरह वो इनिंग खेल रहे हैं। तो एडवांटेज समझ रहे हैं कि बैटिंग पे पूरा फोकस है पेशावर ज़ल्मी का। मैं समझता हूँ जिन दो प्लेयरों के आपने नाम लिए हैं ना, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस, इनकी वजह से बाबर पर प्रेशर नहीं आया, क्योंकि ये दोनों जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो आप देख लीजिए, बाबर जो है ना, बाबर जो है ना, अब एक डिफरेंट बाबर है। आपने जितने भी सीजन उठा लें, सबसे बेहतरीन सीजन ये खेला है बाबर ने, जो 2023 का बिल्कुल स्ट्राइक ऐसे ही, रेट के हिसाब बिल्कुल से, ऐसे ही। स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखें, इसी उसके अंदर 186 से स्ट्राइक रेट से भी खेले बाबर आजम, एक मैच में 173 के स्ट्राइक रेट से भी खेले, अब 164 के स्ट्राइक रेट से भी खेले। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि बाबर आजम जो है ना, वो डिफरेंट है। और जो जिस तरह देखें, जैसी भी पिच हो, वो इतना बड़ा प्लेयर है ना, इस पिच पे हर प्लेयर जो है ना रन नहीं कर सकता। जिस तरह की पिच है, जो टेक्निकली साउंड प्लेयर है ना, वो रन कर रहे हैं। आपने जो शॉट साइम अय्यूब मारता है ना, वो शॉट बाबर आजम नहीं मारेगा। बाबर आजम के पास रेंज बहुत है शॉट है मारने की। उसने आगे अब ये जो है ना, ये जो इम्प्रोवाइज करके जो मतलब खेल रहे हैं ना, ये बाबर आजम की अपनी क्लास है। वो तो विकेट के चारों तरफ जो जहां दिल चाहे वहां मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो। लेकिन जो हमें महसूस होता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहे हैं। और इस वक्त जो है ना T20 में जो PSL 8 के अंदर उनकी जो कारकर्दगी उस हिसाब से वो नंबर 2 के ऊपर है रिजवान के बाद। और जो साइम अय्यूब है, उसने भी 5 मिस सेंचुरियां बनाई हैं। और एक बात जो आरिफ भाई कह रहे थे ना, कि जो ओवरसीज प्लेयर है, मैं समझता हूं कि ओवरसीज प्लेयर की कारकर्दगी बहुत शानदार रही है। लेकिन हमारे यहाँ जो इस दफा जो हमारे यंगस्टर है, खासतौर पर आजम खान को ले लें, साइम अय्यूब को ले लें, आप अगर हारिस को ले लें, ताहिर तैयब को ले लें, तो मैं समझता हूं कि हमारे जो नौजवान प्लेयर्स हैं, और मैं यहाँ पर मैं जो है ना, क्या कहते हैं, इमाद वसीम का भी नाम लूंगा, और मैं यहाँ पर फहीम अशरफ का भी नाम लूंगा। फहीम अशरफ ने 3 मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है ना जितवाए। तो जहां पर जो ओवरसीज प्लेयर ने जहां पर वो परफॉर्म किया है, तो मैं समझता हूं कि हमारे जो मकामी जो लोकल प्लेयर्स हैं, उनकी कारकर्दगी भी जो है, मैं समझता हूं कि मतलब इत्मीनान बख्श रही है। और उन्होंने मतलब ये कि काफी मैचेस जो है वो जितवाए अपने अपनी टीमों को। बड़े ज़बरदस्त बात आप कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त अब जो है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान जो मैच शुरू होना है, बड़ा ज़बरदस्त और सेमीफाइनल की हैसियत रखता है। इसमें पेशावर ज़ल्मी ने जो है टॉस जीत लिया है और टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। इस पर आरिफ वहीद खान साहब से बात कर लेते हैं। आरिफ भाई, क्या कहेंगे इस फैसले के? देखिए, ये यकीनन उन्होंने विकेट को देखते हुए कि अच्छा फैसला किया पेशावर ने पहले बैटिंग करने का। अगर अव्वल लेकर स्टेट्स देखें तो पिछले उसके अंदर इस दफ़ा जो है लाहौर पे इस मैच के अंदर ज़्यादा प्रेशर आया, क्योंकि पिछले अगर 2 मैचों की कारकर्दगी देखें तो इसके अंदर ये चूँकि इस्लामाबाद ये लाहौर जो है इस दफ़ा ज़्यादा प्रेशर के साथ खेल रही है। और जब प्रेशर के साथ जब फैसले किए तो उनसे मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं इसके अंदर। तो यकीनन ये इसमें अंदर बिल्कुल पेशावर ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया। और पेशावर जिस तरीके से जा रहा है इसको बैटिंग को फॉर्मेट को शुरू में इसको बिल्कुल यूज़ करेगा सारा उसको। और सेकंड बैटिंग में चूंकि प्रॉब्लम्स हो रही है तो इस वजह से उन्होंने कहा अपनी स्ट्रेंथ पे गए हैं पेशावर वाले, चूंकि इनकी स्ट्रेंथ जो है बैटिंग है, तो इसलिए वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक जो उन्होंने टॉस जीत के अच्छा फैसला किया। अच्छा फैसला किया। इसी पे मजीद जमील साहब से भी बात करें। जमील साहब, क्या कहेंगे टॉस जीत कर पहले बैटिंग के फैसले को? अभी यही बात चल रही है कि जो स्ट्रॉन्ग उनका जो एरिया है वो बैटिंग है, और इसी पे आज टॉस जीतने के बाद जो है बाबर आजम बैटिंग करने का फैसला किया। कैसा देखेंगे? क्योंकि अगर दूसरी तरफ हम देखें तो शाहीन शाह आफरीदी का पहला स्पेल बड़ा मायने रखता है। अगर शाहीन शाह आफरीदी पहले जो ओवर्स हैं, डेड ओवरों के अंदर जो है आउट करने में कामयाब हो जाते हैं खिलाड़ियों को पेशावर ज़ल्मी के, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पेशावर ज़ल्मी को होगा। क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के बैटर रन नहीं कर पाते अगर शाहीन शाह का स्पेल अच्छा लग गया तो। देखें, एक तो इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो वजह यह है कि कल जिस तरह ये मैच जीते हैं ना, और डेथ ओवर में इनके बॉलरों ने बहुत अच्छी, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल तो खुद ब खुद बढ़ा है। और अगर आप ये देखें कि देखें जो मैच होता है ना, उसमें सामने वाले की जो स्ट्रेंथ है उसको सामने रख के फैसले किए जाते हैं। लाहौर कलंदर ने अपने ग्रुप के जो 10 मैच खेले थे उसमें से 7 मैच पहले बैटिंग करके जीते, और 3 मैच जो हारे हैं वो बाद में बैटिंग करेंगे। यानी अच्छे चेजर नहीं है वो, इसका मतलब ये हो गया। फिर जो इन्होंने क्वालिफायर का मैच खेला वो भी मुल्तान सुल्तान से ये 76 रन पे जो है ना डेर हो गए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बाबर आजम ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया है कि जो भी ये टोटल सेट करेंगे,
इस विकेट पे तो जमील साहब हम देख रहे हैं कि 60, 160, 170, 80 विनिंग टारगेट भी नजर आ रहा है। बात भाई आसान लगता है सेकंड साइड चेस करने वाली टीम को, फिर अचानक विकेट का मॉल थोड़ा सा चेंज होता है, फिर बॉलर्स हावी होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए हमने तो यही देखा ना, जो हमने इस PSL 8 में देखा है वो मैंने पूरी आपको इसकी वो बता दी हिस्ट्री। अब जो है ना, अब ये ज्यादा से ज्यादा टोटल सेट करें, और सेट करने के बाद जो है ना फिर जो इनके बॉलर्स हैं वो उसका दिफा करें। देखें अगर 180 जो कल इन्होंने किया है, 180 प्लस अगर ये करते हैं, मिसाल के तौर पर जिस तरह इनकी फॉर्म लगी हुई 3-4 बैट्समैनों की, अगर 180 प्लस करते हैं तो मैं ये समझता हूं कि फिर जो है ना लाहौर कलंदर के लिए एक इम्तिहान होगा, क्योंकि अब तक जो ना चेस करने के अंदर मैं समझता हूं कि लाहौर कलंदर की टीम बहुत कमजोर रही है। इसी चीज को सामने रखते हुए बाबर आजम ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया है कि बाद में जो है ना वो लाहौर को बैटिंग कराएं। अरे भाई क्या टारगेट देना चाहिए लाहौर कलंदर्स को? टारगेट्स तो यही है कि 180 प्लस जहां तक जा सकते हैं जा सकता है, मगर ये विकेट चूंकि ये नज़र आ रही है, इनका जो एवरेज जो स्कोर जो है 180 है, और जिस तरह किस्म की इनकी बॉलिंग्स है पेशावर्स की, तो एक 180 प्लस को भी वो इसको चेस कर सकते हैं। मगर चूंकि इस वक्त लाहौर की जो अगर बॉलिंग स्ट्रेंथ है, जो लाहौर की जो मेन स्ट्रेंथ है वो इनकी बॉलिंग है, तो यकीनन वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। जैसे राशिद खान है और ये शाहीन शाह आफरीदी हैं, तो यकीनन इनको इतना बड़ा टारगेट जो है अचीव करना इतना आसान नहीं होगा। तो आज बाबर का और साई एमवी और जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, खासतौर पर बाबर का, कि इनका बड़ा इम्तिहान है कि बड़े मैचों के अंदर तो फिर यही होता है कि बड़े मैचों में बड़ी परफॉर्मेंस दें, और जिस टीम ने सही टाइम के ऊपर अब सही परफॉर्मेंस, क्योंकि वो टाइम आ गया है कि जहाँ सही टाइम है यहाँ पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। नॉकआउट के सिलसिले हैं सारे ये, तो यकीनन इनको जो है इस स्टेज के ऊपर बड़े खिलाड़ियों को अपनी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एक बड़ा अच्छा मैच होगा दोनों को। T20 क्रिकेट है, जाहिर है कोई किसी वक्त भी लाहौर भी कम बैक कर सकता है, वो बिल्कुल कम बैक कर सकता है लाहौर भी। जमील साहब, लाहौर कलंदर्स की टीम में एक तब्दीली की गई है आज के मैच के लिए, एहसान भट्टी टीम में शामिल किए गए हैं, ऑलराउंडर की हैसियत से ये टीम की नुमाइंदगी करते हैं। कैसा देखते हैं इस प्लेयर्स को, और इस मौके पर क्योंकि बड़ा अहम मैच है, सेमीफाइनल की अख्तियार किया हुआ ये आज का मैच, तो इस तब्दीली को जहां पर शाहीन शाह आफरीदी बड़े सोच समझ के इस तब्दीली पर गए होंगे, क्योंकि एज ए ऑलराउंडर उन्हें टीम में शामिल करने का मतलब है कि बैटिंग स्टैंड को मजीद मजबूत करना। देखिए ये इस कदर दिलेराना फैसला है, मतलब मैं पूरी मैनेजमेंट को बोलूंगा लाहौर कलंदर जो है ना वो बड़े से बड़े मैच के अंदर जो है ना, देखिए वो प्लेयर बनाने का काम कर रहे हैं। उनका जो मिशन है ना, वो अपने मिशन के ऊपर जो है ना वो इतने अहम मैच के अंदर उन्होंने इसको डाला है भट्टी को। तो मैं ये समझता हूं कि अब इसको जो है ना मतलब अपनी कारकर्दगी से टीम के लिए अहम रोल अदा करना पड़ेगा। मैं एक बात जरूर यहाँ पर जो आरिफ भाई जो बात कर रहे थे उसमें ऐड कर दूं कि देखिए हम तो एक अपनी राय दे रहे हैं कि 180 प्लस जो है ना इनको होना चाहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमें इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि इस PSL की सबसे टॉप बॉलिंग जो है वो लाहौर कलंदर के पास है। मतलब शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, डेविड वीजे, सिकंदर रजा और क्या कहते हैं राशिद खान, मतलब और फिर वो जो हुसैन तलत, 7 ऑप्शन है उनके बॉलिंग के। तो उनको भी पता है अपनी फिर आज जो खेल रहे हैं एहसान भट्टी, ये भी ऑलराउंडर है, तो इनको भी अपनी स्ट्रेंथ का पता है कि हम अच्छे चेजर नहीं हमसे, तो ये कोशिश तो ये करेंगे कम से कम 140-150 तक उनको महदूद करें, और करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसमें इस टीम के अंदर देखते हैं कि राशिद खान का किरदार बड़ा अहम शायद आज के मैच के लिए रोल नज़र आना चाहिए लाहौर कलंदर्स के लिए, क्योंकि हर उस मौके पर लाहौर कलंदर्स के लिए उन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। आज का मैच राशिद खान के लिए भी आप समझ रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दुनिया का सबसे महंगा तरीन खिलाड़ी है, और मैं ये समझता हूं कि वो जहां भी लीग खेलते हैं वो सबकी आंखों का तारा होते हैं। तो ये जो मैच है ना, देखिए लाहौर कलंदर को भी उनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं। मतलब वो उनका काम जो है ना, रन तो वो देखे, जो भी टीम होती है उनकी प्लानिंग होती है कि इनको 5-6 रन से मतलब गुजार दें ओवर, लेकिन अगर वो आउट करे ना तो वो लाहौर के ज्यादा मेरे ख्याल में मतलब उसको फायदेमंद होगा। तो 2-3 विकेटें अगर वो लेके देते हैं राशिद खान, तो मैं समझता हूं कि क्योंकि उनकी बैटिंग जो है ना, देखिए उनकी बैटिंग है जिमी नेशम तक, 6 बैट्समैन उनके खेल रहे हैं ना, तो उनकी 6 नंबर तक बैटिंग है। जिमी नेशम भी फॉर्म में नहीं है, तो इनकी जो टॉप जो वो है वो 4-5 वो टॉम कॉलर, बाबर आजम और ये हारिस और वो साइम अयूब, ये 3-4 लड़के ऊपर से रन कर रहे हैं। तो जाके फिर ये हमारा जो हसीबुल्ला है, ये सारे जूनियर प्लेयर है। अगर आप देखते हैं तो बैटिंग में वो मतलब चीज लेकिन फिर भी बाबर आजम का खेलना बहुत जरूरी है। बाबर आजम तो खेल रहे हैं, उनके साथ जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनका भरपूर तौर पर साथ दे रहे हैं। मैं बताऊं, साइम भी रन कर रहा है,
हारिस भी रन कर रहा है। हसीबुल्ला थोड़ा सा बुझ गए, लेकिन एक 50 उन्होंने किया था, उन पे भी ड्यू है, वो भी रन करे। असल में जो है ना, टॉम कूलर को एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी। और दूसरी बात, जिमी नेशम जो है, जिमी नेशम एज ए ऑलराउंडर खेल लें, लेकिन वो कारकर्दगी उनकी नहीं है। बाकी जो बॉलर है वो 5 बॉलर उनके पास है, तो उनकी हम ये कह सकते हैं कि बैटिंग में वो डेप्थ नहीं है जो कि लाहौर कलंदर की बैटिंग में बिल्कुल लाहौर कलंदर के अंदर नहीं है डेट। आरिफ वहीद खान साहब, जो टीम लाहौर कलंदर्स ने आज उतारी है, समझ रहे हैं कि आज थोड़ी सी हावी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग ज़्यादा मजबूत कर ली है लाहौर कलंदर्स ने? देखिए विकेट को देखते हुए तो उनको मजीद चूंकि हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे, तो रनों की तरफ तो चूंकि जाएंगे नहीं कि इनको 240 प्लस चेंज करने होंगे, तो उन्हें भी अंदाजा है कि हमें 160 170 ही चेस करने हैं। तो इसके अंदर बॉलिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, चूंकि इनके पास ये राशिद खान बॉलर, जिस तरह जमील भाई ने बताया कि महंगे तरीन है, मगर राशिद खान वो बॉलर हैं कि जहाँ वो विकेटों के मोहताज नहीं होते, जहाँ कंडीशन के मोहताज नहीं होते। वो राशिद खान वाहिद बॉलर थे जो दुनिया की किसी भी विकेट के ऊपर वो अपनी बॉलिंग कर सकते हैं। वो तो आज यकीनन उनके लिए मैटर नहीं करता कि आज विकेट की या वेदर की कंडीशन क्या है, तो ये राशिद खान एक बहुत बड़ा फ़र्क साबित होंगे। फ़र्क साबित होंगे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात कर लें, जिस किस्म की मोहम्मद हारिस और साइम अय्यूब इनिंग्स खेलने फ्लिक करते हुए भी बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। आज शाहीन शाह अफरीदी को इनके फ्लिक पर बड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, वहाँ पर बॉलर्स को बड़ी तेज़ी में तब्दील भी करना पड़ेगा। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल जो है अगर देखेंगे तो हमारे यंगस्टर का बहुत हाई है। अगर पूरे PSL में देखें तो टॉप 5 बैटर्स के अंदर तो जो है 4 बैटर्स जो हैं वो लोकल्स हैं यहाँ के। और अगर बॉलिंग में भी देखें तो इस तरह के टॉप 5 में से 4 जो हैं बॉलर्स जो है ये पाकिस्तानीज़ ही हैं, उसमें भी ज़्यादातर जो हैं जो लोग यंगस्टर हैं यहाँ के। तो यंगस्टर प्लेयर्स जो है चूँकि उनका लेवल जो है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त बहुत हाई है। और जिस तरीके से साइम अयूब हैं या हारिस हैं, जिस तरीके से रन्स कर रहे हैं, उनके साथ साथ बाबर जो टीम को लेके, ये पूरे कम्बिनेशन होता है कि बाबर अगर एक एंड पर रोक के खड़ा रहता है तो मैच को थोड़ा सा लंबा लेके जाते हैं। दूसरे साइड से देखना होगा कि साइम अयूब और हारिस जो है अपना पूरी तरीके से उसको रन रेट को पूरा मेंटेन करते हैं। तो इस वक्त जो है ये पूरा मैच नीचे तक, अब देख लें पेशावर के ज़्यादातर इनसे कि नीचे लोअर ऑर्डर तक मैच उनका नहीं आता है। तो यकीनन ये है कि अब साहिब इन लोगों के ऊपर जाके इनके मिडिल ऑर्डर को बड़ा रखना पड़ेगा कि इसमें जिस तरीके से वो जिम्मेदारी बिल्कुल बड़ा रखना पड़ेगा। बॉलिंग पे तो हमने लाहौर कलंदर्स की बात कर ली है, लाहौर कलंदर्स की थोड़ी सी बैटिंग पे बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला शफीक हैं, फ़खर जमान है, डेविड वीज़े, तो समझ लें आज इनका रोल भी बड़ा अहम होगा, क्योंकि बॉलिंग तो पूरे टूर्नामेंट के अंदर लाहौर कलंदर्स ने अपना शो कर दिया है। बैटिंग में अगर हम देखें तो शायद हर एक ने एक एक जो है इनिंग लंबी खेली है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जिस तरह आप कह रहे हैं ना छोटी छोटी इनिंग्स, ये छोटी छोटी इनिंग्स इनसे नहीं हो पा रही है। कोई भी एक प्लेयर इनका बड़ा रन करके चला जाता है, रन हो जाता है। तो आज बड़ी ज़रूरत है हर प्लेयर्स को इनका रोल अदा करने की। देखें बहुत ज़्यादा जो है ना, इनकी जो लाहौर कलंदर की बैटिंग है ना, वो फ़खर जमान पे डिपेंड कर रही है। और फ़खर जमान जो है ना, मतलब उनका ऊपर से चलना बहुत ज़रूरी है। मिर्ज़ा ताहिर बेग ने पिछले मैचों के अंदर 30-30 32-32 रन तो किए थे, लेकिन आखिर के 2 मैचों के अंदर वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिसकी उनसे तवक्को थी। फिर अब्दुल्ला शफीक जो है, अब्दुल्ला शफीक हो गए, सैम बिलिंग हो गए। अच्छा, अब इन्होंने हुसैन तलत को जो है ना ड्रॉप किया है, और हुसैन तलब की जगह पे इन्होंने एहसन भट्टी को खिलाया है। इसी तरह पिशावर को अगर आप देखते हैं ना, पिशावर ने जिमी नेशम को ड्रॉप करके राजा पक्से को खिलाया है। एक एक तब्दीलियां की हैं दोनों ने। ये जरूरी था, इसलिए कि उनकी बैटिंग में जरा मुझे कमजोरी नजर आ रही थी पिशावर, तो उन्होंने राजा पक्से को डाला है उसके। बिल्कुल राजा पक्से के हवाले से और दीगर टीम में तब्दीलियों के हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से बात हो रही थी, पाकिस्तान सुपर लीग 8 में जो इन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी, तो यकीनन उनका सिला भी इस वक्त जो है उन खिलाड़ियों को मिलता दिखाई दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ होनी है उस पर नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम पाकिस्तान की जो है दुबई जा रही है। तो इस पर मज़ीद थोड़ी सी बात कर लेते आरिफ वहीद खान साहब से। आरिफ साहब क्या कहेंगे, सुपर लीग 8 के अंदर जिन खिलाड़ियों ने उम्दा परफॉर्मेंस दी, हमने देखा उन्हीं खिलाड़ियों को जो है मौका फराहम किया गया अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए, और फिर सीनियर्स प्लेयर्स को आराम का मौका भी फराहम किया गया है। नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से क्या कहेंगे? हमने देखा कि जो रिजर्व प्लेयर भी रखे गए इस टीम के अंदर, वो भी जो पाकिस्तान सुपर लीग 8 के अंदर उम्दा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, उन्हें रखा गया। एक अच्छा साइन अगर देख रहे हैं कि कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ आपने जो है टीम सेलेक्ट की है।
कि पाकिस्तान की टीम जो भी अनाउंस हुई है अफगानिस्तान के खिलाफ, इसके अंदर सिर्फ एक पॉजिटिव साइन सिर्फ यही नज़र आता है कि यंगस्टर का इंडक्शन हुआ है सारा। जो ये परफॉर्मर थे यहाँ पर, जिसका यहाँ पर पीएसएल के अंदर परफॉर्म करते रहे, जिस पे काफ़ी हम भी पूरे महीने हम ये बात करते रहे कि इनको जो है राइट टाइम के ऊपर राइट चांसेस दिए, तो सिर्फ यही चीज़ आपको सिर्फ एक पॉजिटिव नज़र आती है। बाकी लोग अगर ओवरऑल उठा के देखें तो बहुत ही अनबैलेंस टीम नज़र आती है यहाँ पर। जो अनाउंस हुई है क्योंकि किसी भी किस्म की क्रिकेट को इतना इजी नहीं लेना चाहिए, या इतना सीरियस जो जिस तरीके से उन्होंने सीरियस लिया है, और ये जो टीम जो नज़र आती है बहुत ही अनबैलेंस नज़र आती है, बहुत ही मतलब प्रोफेशनल तरीके से ये अनाउंस हुई हुई टीम नज़र आती है। मेरे ख्याल में ज़ाती ख्याल के अंदर यह था कि अगर इनके अंदर सीनियर्स और यंगस्टर का कम्बिनेशन बनाया जाता, और देखेंगे आप टॉप जितने तीन जो हमारे बैटर्स हैं, टॉप बैटर्स जैसे फ़खर जमान है, बाबर आजम है और रिजवान है, उन तीनों को अगर रेस्ट दिया गया तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर टीम है। और इफ्तिखार साहब तो हैं विकेट टीम में मौजूद साहब में उनकी कारकर्दगी अगर देखें तो पूरी टीम में नहीं। अच्छा, इसमें वही प्लेयर्स ज़्यादा हैं जिनकी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप देखेंगे पीएसएल में जिस सीनियर्स को हम कर रहे हैं तो वो उनकी कारकर्दगी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और उनके ऊपर टीम का इन्हिसार। तो ऐसा ना हो कि जब टीम वापस आए तो फिर जब उनके जो यहाँ वहाँ के जो रिजल्ट्स हों, फिर हम उन रिजल्ट्स के ऊपर बहस कर रहे हो कि ये किस किस्म के रिजल्ट आए, खुदा ना खासा सर। नेगेटिव। फिर हम ही यहीं बैठकर जो है इन पे तनकीद करते नजर आएंगे, लेकिन सेलेक्टर ने अगर देखा जाए तो टी20 की, क्योंकि अब उनके शायद माइंड में आ गया कि हम तीनों तरह की क्रिकेट के लिए अलग अलग टीमें बनाने के इसमें नजर आ रहे हैं, और इसी बेस पे शायद उन्होंने ये एक तजुर्बा किया हो। नहीं, मुझे तो लगता है कि जैसे नहीं, ये बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर टीम बनाई है कि आप बहुत ज़्यादा यंगस्टर का शोर है, चलो ये हमने यंगस्टर को डाल दिया। मगर अगर आप देखें तो शान मसूद को अगर इस 2020 के अंदर रेस्ट कराया जा सकता था, मोहम्मद नवाज है उसको रेस्ट कराया जाता था, इफ्तिखार है उसको रेस्ट कराया जा सकता था, या इसके अंदर मोहम्मद वसीम जूनियर या नसीम शामिल थे, इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, उनको रेस्ट कराया जाता। अगर इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात होती है तो फिर अब्बास आफरीदी जिसने मैच में 22 विकेटें ली हैं उसको आपने यहाँ पर छोड़ गए, जिन्होंने 7 विकेटें ली हैं पूरे पीएसएल के अंदर, वो टीम के अंदर है। तो इस तरह कहीं भी ये बैलेंस नजर नहीं आता। जिस तरह हम इस्लामाबाद में देखते हैं कि आजम खान परफॉर्म कर रहा था यंगस्टर, जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी तो उससे इस्लामाबाद की विनिंग चांसेस ज़्यादा दी, मगर जैसे ही आजम खान बैठे जो है अनफिट हुए तो उसके बाद देखेंगे इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ हुई। तो ये यंगस्टर हैं, ये जिस किस्म का ये प्रेशर इंटरनेशनली वहाँ पर विकेटें भी मुख्तलिफ होंगी। इंटरनेशनल प्रेशर होगा तो क्या आया ये उस चीज़ का प्रेशर ले लेंगे, और उस चीज़ का प्रेशर का खुदा ना खास्ता नहीं ले पाए तो उनके बैकअप में कौन सीनियर्स होगा। जमील साहब इस पर थोड़ी सी तशरीह कर दें, बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल का जो प्रेशर होता है बहुत हाई लेवल के होते हैं। क्या जो नौजवान खिलाड़ी हैं जिन्हें चांस दिया गया है, क्या वो प्रेशर ले पाएंगे? और अगर नहीं ले पाए तो शायद उनका कैरियर भी खतरे में पड़ सकता है। सिवाय 2-3 लड़कों के मैं समझता हूँ कि जो आपकी प्लेइंग 11 होगी ना, हारिस वर्ल्ड कप जो है ना वो खेलें, अब्दुल्ला शफीक जो है वो टीम के अंदर है जो प्रेशर, इफ्तिखार टीम के अंदर जो प्रेशर जो है ना ले सकते हैं। एक दो लड़कों को अगर आप मैं समझता हूँ जैसे अगर साइम अयूब है या आप हारिस को कह लें या आजम खान, बाकी तो सारे मेच्योर प्लेयर हैं ना आपके। अगर आप देखते हैं तो अगर आप देखते हैं अब्दुल्ला शफीक को देखते हैं, इफ्तिखार को देखते हैं, शादाब को देखते हैं, या जो है ना फ़हीम अशरफ को देखते हैं, या इमाद वसीम को देखते हैं, ये तो मतलब बड़ा तजर्बा रखते हैं। अब अगर हमने इस वक्त ये देखिए 1.5 साल है वर्ल्ड कप के अंदर, अगर हमने इस वक्त अपनी टीम बनाना शुरू नहीं की, देखिए हमारे पास यही लड़के निकल कर आए ना, हम इनको हार और जीत से बेनियाज होकर खेलना चाहिए। हार जाए तो कोई मसला नहीं है, अगर आपकी टीम खड़ी हो जाए और ये इसमें तो 2 लड़के वहां परफॉर्म करके आपकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत हो जाए, और जो वर्ल्ड कप जो है 2024 के अंदर होने वाला है, उस वर्ल्ड कप के लिए अगर आप टीम तैयार कर ले तो मैं समझता हूं कि ये स्ट्रेटजी जो है ना वो बुरी नहीं है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर बात करनी है, जो बिल्कुल जो मैच है ना, देखें ये जो लाहौर कलंदर है ना, लाहौर कलंदर जो है इस टूर्नामेंट के अंदर अपने एजाज का दिफा कर रही है, और एक बार इसने भी मतलब जीता हुआ है, एक बार मुल्तान सुल्तान ने जीता हुआ है, और एक ही बार जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने जीता। वही टीम थी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो बाहर हो गई है, जिसने 2 मरतबा जो है पीएसएल जो है ना जीता था। अब एक बात तो ये तय हो गई, ये 3 टीमों में से, क्योंकि आज जो है ना एलिमिनेटर 2 का मैच हो रहा है, एलिमिनेटर 2 में से जो जीतेगा वो फाइनल में चला जाएगा, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। तो जो भी टीम जीतेगी वो भी जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ बिल्कुल इस्लामाबाद में हो जाएगी। तो टाइम कम है। आरिफ वहीद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमील अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन की इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।